हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ अध्ययन आज के हम लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लोक व्यय के बारे में। छात्रों, लोक व्यय उस व्यय को कहते हैं जो लोक संस्थाएं जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के द्वारा व्यय किया जाता है। छात्रों, नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए लोक सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें या लोक निकाय जो व्यय करते हैं उसे हम सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं। आजकल सरकारी व्यय की मात्रा संसार के प्राय सभी देशों में छात्रों निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण यही है कि विभिन्न देशों तथा मोर्चों पर सरकार तथा अन्य लोक निकायों के कार्यों का निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स, सरकारी व्यय के सिद्धांत इतने आवश्यक नहीं थे, लोग इसको इतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानते थे, क्योंकि उस दिन सरकार के कार्यों का क्षेत्र बहुत सीमित था। केवल सरकार सुरक्षा के कार्यों पर ही मुख्यतः इनिशिएटिव लिया करती थी। सरकार के कार्यों में केवल सुरक्षा ही शामिल था। इस कारण उस समय इसके व्यय को अनावश्यक व्यय माना जाता था। अधिकतम सार्वजनिक व्यय को या सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को अनावश्यक माना जाता था। किंतु 20वीं शताब्दी के बाद छात्रों इसमें निरंतर वृद्धि होती गई, क्योंकि 20वीं शताब्दी में लोगों ने शिक्षा को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, इसके अलावा बहुत सारी आवश्यकताओं को, सुरक्षा को, देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, तकनीकी विकास को, संसाधनों के दोहन की प्रवृत्ति को, संसाधनों की उपलब्धता को, ऐसे तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया। यहाँ तक कि लोगों ने सिंचाई, रेल सुविधा, बिजली इत्यादि तमाम चीज़ों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। यही कारण है कि सरकारी व्यय में निरंतर 20वीं सदी के बाद निरंतर वृद्धि देखी जाने लगी। इसीलिए सार्वजनिक व्यय का अध्ययन छात्रों बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सार्वजनिक व्यय के इस बढ़ते हुए प्रवृत्ति के लिए तमाम अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तमाम अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय से जुड़ा हुआ अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय किसे कहा जा सकता है, उसको उन्होंने एक परिभाषाओं में प्रतिबद्ध किया है, परिभाषाओं में विभाजित करने की बात की है। तो अब हम उन परिभाषाओं को एक एक करके देखते हैं। छात्रों, सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उस सब खर्च से है जिसे किसी देश की केंद्रीय, राज्य तथा सरकारी या स्थानीय निकाय, प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और अन्य देश की सहायता के लिए व्यय करती है। यह सार्वजनिक व्यय की सामान्य परिभाषा है। छात्रों, इस परिभाषा में जो सामाजिक कल्याण की विचारधारा आ रही है, सार्वजनिक व्यय के व्यय का मूलतः उद्देश्य यही है। किसी भी देश की सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है उसका मुख्य आधार अधिकतम सामाजिक कल्याण है। आधुनिक राज्य सरकारें जिस तरीके से अब कार्य कर रही हैं, इनके कार्य करने का उद्देश्य ही छात्रों अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए ही ये अपने जिन व्ययों को करती हैं उस व्यय को हम सामान्यतः सार्वजनिक व्यय के रूप में जानते हैं। सरकार की राजकोषीय नीति, बजटीय गतिविधियां संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए सार्वजनिक वित्त बनाते समय सार्वजनिक वित्त के कार्यों के लिए कुछ ऐसे कारण या सिद्धांत अपनाए जाते हैं जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण इस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत या अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर डाल्टन ने छात्रों इसे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के नाम से पुकारा था। इसीलिए इस सिद्धांत को तमाम अर्थशास्त्रियों ने बाद में इसी रूप में परिभाषित करने के बारे में चर्चा की। इस सिद्धांत का प्रतिपादन छात्रों मुख्य रूप से प्रोफेसर डाल्टन एवं प्रोफेसर पिगू ने किया था। आप कभी भी आप इसके बारे में चर्चा करेंगे तो पूछा जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो छात्रों इसमें प्रोफेसर डाल्टन का और प्रोफेसर पिगू का नाम आता है। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने अधिकतम सामाजिक कल्याण की परिभाषा देते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि अधिकतम सामाजिक कल्याण से आशय उस कल्याण से है जो देश के नागरिकों के अधिकतम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक उत्थान, अधिकतम सामाजिक संरचनाओं के विकास के लिए किया जाता है, उसे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय के आधार यही सिद्धांत है। इन अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना था कि किसी भी देश की सरकार एक सामाजिक कल्याण इकाई होती है। सरकार की स्थापना अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए होता है और यह सरकार का दायित्व है कि सरकार अपने देश के नागरिकों के कल्याण के लिए व्यय करे। जिस व्यय को सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए करेगी उसका उद्देश्य निहित लाभ नहीं बल्कि उस मास पॉपुलेशन का
उस देश के अंदर निवास करने वाली अधिकतम उस जनसंख्या का जिस जनसंख्या के पास संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, जिन लोगों के पास संसाधनों के लिए आवश्यक उपक्रम, आवश्यक सामग्रियां नहीं है, उन सामग्रियों को अवेल कराना, उस सामग्री को उपलब्ध कराना। तो ये उद्देश्य था अधिकतम सामाजिक कल्याण का। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस व्यय को अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर डाल्टन ने, प्रोफेसर पिगू ने स्पष्ट किया छात्रों, उसी व्यय को हम सार्वजनिक व्यय या अधिकतम सामाजिक कल्याण के अनुरूप में सार्वजनिक व्यय के रूप में जानते हैं। छात्रों, इस सिद्धांत से जुड़ी हुई कई सारे बिंदुएं ऐसे हैं। अब जब अर्थशास्त्रीय अध्ययन हम लोग करते हैं तो इसके बारे में समाज के, राज्य के कल्याण के उद्देश्य को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। निरंतर जैसे जैसे समाज का विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे संरचनाओं का विस्तार हो रहा है, सूचनाओं का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे इनके व्ययों की मात्राओं में वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि अब लोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के प्रति अवेयर हो रहे हैं। जैसे जैसे साक्षरता का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे लोगों में कल्याण की भावना का भी विस्तार हो रहा है। उनके अंदर होने वाली कल्याण की भावना के विस्तार के कारण जिन जिन नए व्ययों की मांग की जाती है, वह सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों में सम्मिलित है। तो सरकार अब सार्वजनिक व्यय का जब सिद्धांत बनाती है तो उसके लिए कई सारी मान्यताओं को, कई सारे रीतियों को स्थापना करना पड़ती है, कई सारे रीतियों को आधार बना करके उसके बारे में चर्चाएं करनी पड़ती हैं। तो इस रीतियों के आधार पर छात्रों जो विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के निर्धारण के लिए मान्यताएं क्या हैं। सार्वजनिक व्यय क्या है, ये परिभाषाओं में उसकी उसकी करने की उद्देश्य क्या है, उसके करने का उपयोग क्या है, उसकी मान्यताएं किस आधार पर उस व्यय को किया जाएगा, इसे सार्वजनिक व्यय की मान्यताओं में छात्रों सम्मिलित किया जाता है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक व्यय किन कार्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहला सार्वजनिक व्यय के कारण है छात्रों सुरक्षा के लिए। सार्वजनिक व्यय किसी भी प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वह बाहरी सुरक्षा हो, इस कार्य के लिए सार्वजनिक व्यय सबसे पहले किया जाता है। पहले भी ये 19वीं शताब्दी में भी यही उद्देश्य था। सरकार का प्रमुख कार्य समाज की सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना होता था। यह कार्य आज भी सम्मिलित है। सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, चाहे वो विकासशील देश की सरकारें हों, चाहे वो विकसित देश की सरकारें हों, उन समस्त सरकारों का, समस्त इकाइयों का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना है। सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए अत्यधिक सार्वजनिक व्यय किया जाता है। सार्वजनिक व्यय के उद्देश्यों में छात्रों ये पहला विषय शामिल है। इसके बाद जो सार्वजनिक व्यय करने का अगला कार्य है, अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों, उसे हम कहते हैं कि समाज के दलित वर्गों की रक्षा करने के लिए। समाज दो धर्म में बटा होता है, कुछ अमीर वर्ग, कुछ गरीब वर्ग। दलित वर्ग से आशय, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। दलित का मतलब जो वर्ग पिछड़ा हुआ वर्ग है, यहाँ पर आशय उनसे है जिन वर्गों की आय कम है, जो वर्ग समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उन वर्गों की आय के संवर्धन के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय करती है। उनके लिए योजनाएं बनाती हैं, उनकी आवश्यक सामग्रियों के उपलब्धिकरण के लिए सरकार राशनिंग या तमाम प्रकार की सुविधाएं करती हैं। तो सार्वजनिक व्यय करने का अगला उद्देश्य क्या है? इन्हीं लोगों की आय को बढ़ाना, इन्हीं लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा अर्थात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इससे आता है छात्रों। इसके अलावा समाज का विकास भी सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य हैं, सार्वजनिक व्यय के कार्यों में शामिल किया जाता है। समाज का विकास जैसे जैसे किया जाएगा, वैसे वैसे देश के राष्ट्रीय संसाधनों का विकास होगा, देश के आर्थिक संसाधनों का विकास होगा। तो सार्वजनिक व्यय के जो अगले उद्देश्य हैं छात्रों, उसमें समाज के विकास की इकाइयां, समाज के विकास के कड़ियों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी देश की सरकार समाज के आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय विकास, तमाम प्रकार के विकासों को इसमें सम्मिलित करती है। और इसके लिए सरकारें केवल योजना ही नहीं बनाती हैं, इसके लिए सरकारें उस पर क्रियान्वयन भी करती हैं। और उस क्रियान्वयन के लिए सरकार को बहुत अच्छा खासा व्यय करना पड़ता है, जो इस व्यय में छात्रों सम्मिलित है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय का उपयोग या कार्य छात्रों उद्योग की स्थापना के लिए है। किसी भी देश की सरकारें अपने अपने कल्याण के कार्यों के साथ साथ उत्पादन के कार्यों को भी बढ़ावा देती हैं। केवल प्राइवेट इकाइयां, केवल निजी इकाइयां ही सार्वजनिक व्यय के कार्यों को नहीं, सार्वजनिक उत्पादन के कार्यों को नहीं करती हैं या उत्पादन के कार्यों को नहीं करती हैं। उनके द्वारा किया गया उत्पादन छात्रों एकांगीण होगा, एक क्षेत्रीय दृष्टि में होगा, जिसमें उनका अपना खुद का स्वार्थ, अपना खुद का लाभ सम्मिलित होगा। उसमें देश के तमाम वर्गों को लाभ नहीं मिल पाता है। इस नाते सरकार जिन वस्तुओं की अति आवश्यकता है या जिन वस्तुओं की सामाजिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आवश्यकता है, उन वस्तुओं का निर्माण सरकार अपने द्वारा करती है, अपनी इकाइयों के द्वारा करती है, जिसे सार्वजनिक उद्योग की स्थापना के लिए सार्वजनिक व्यय का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, इसके अलावा व्यापार चक्रों के प्रभावों को कम करने के लिए भी सार्वजनिक व्यय का प्रयोग किया जाता है। व्यापार चक्र में कह रहा हूँ, कीमतें बढ़ना, कीमतें घटना, वस्तुओं की पूर्ति
बढ़ना, वस्तुओं की पूर्ति घटना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की आपूर्ति के साधनों की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के साधनों की आपूर्ति में होने वाली बाधाएं, वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग, वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग ना होना, ये तमाम चीज़ें हैं जो वस्तुओं की मांग और पूर्ति को प्रभावित करती हैं, जिससे हमारा व्यापार चक्र भी प्रभावित होता है। आपने कई बार देखा होगा, जिन वस्तुओं को हम उपभोग करते हैं उन वस्तुओं की कीमतें अनावश्यक दृष्टि से बढ़ जाती है, या कई बार होता है उन वस्तुओं की कीमतें अनावश्यक दृष्टि से गिर जाती हैं। जब उन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं तो उत्पादनकर्ता को हानि होने लगता है, तो सरकार उस उत्पादनकर्ता को राहत के लिए कुछ धन मुहैया कराती है, ये भी सार्वजनिक व्यय में शामिल है। जब वस्तुओं की कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं तो उपभोक्ता को वही वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार राहत कोष का प्रयोग करती है, सरकार सब्सिडाइज कीमतों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। यह भी सार्वजनिक व्यय के आवश्यक घटकों में शामिल किया जाता है। यह भी सार्वजनिक व्यय के कार्यों में एक इकाई के रूप में छात्रों सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक प्रकोपों से दूर करने के लिए, प्राकृतिक प्रकोपों से देश की रक्षा करने के लिए भी छात्रों सार्वजनिक व्यय किया जाता है। जैसे इस समय हम लोग कोरोना काल से ग्रसित हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा तमाम प्रकार के सार्वजनिक व्यय किए जा रहे हैं, जैसे लोगों की चिकित्सा से लेकर के लोगों की जांच करना, या जिन जिन इस पूरे आपदा काल में जिन मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए सरकारी भोजन की व्यवस्था करना, उनके आवागमन की व्यवस्था करना, या अभी अम्फान तूफान आया है बंगाल और उड़ीसा में, वहाँ आपने देखा होगा बहुतों की लाखों करोड़ों की क्षति हुई है, तो उस क्षति से ग्रसित लोगों के लिए एक रिहेबिलिटेट के लिए व्यवस्था करना, ये तमाम चीज़ें छात्रों इसी व्यय में शामिल है। तो यह भी सार्वजनिक व्यय के एक उद्देश्य में, सार्वजनिक व्यय के एक इकाई के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक व्यय के कार्य के अंतर्गत आता है। सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि अनावृष्टि भी आप जोड़ सकते हैं, इसी में छात्रों आप आपदा भी जोड़ सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में सुनामी आई थी, वहाँ भी सरकार को व्यय करना पड़ा। किसी भी प्रकार की आपदाएं हो, उस आपदा के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम सार्वजनिक व्यय के कार्य में, सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य में छात्रों शामिल करते हैं। इसके अलावा जनोपयोगी सेवाओं के विस्तार के लिए, जन उपयोगी सेवाओं के विस्तार से आज से छात्रों लोगों को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुओं को अवेल कराना, न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध कराने से है। कई बार देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को उपयुक्त आवश्यक सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं, आवश्यक उपकरण नहीं मिल पाते हैं, आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं, ना तो उचित चिकित्सा मिल पाती है, ना तो उचित विद्युत मिल पाता है, ना तो पोषक व्यवस्था मिल पाती है, ना तो खाद्यान्न मिल पाता है। ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, इनके जन उपयोगी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए भी सार्वजनिक व्यय को महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक व्यय की कार्य सीमा में इसको भी छात्रों सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा छात्रों अंततः आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी सार्वजनिक व्यय अति आवश्यक है। तमाम प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं, तमाम प्रकार के मेडिकल सुविधाएं, तमाम प्रकार की प्रशासनिक जैसे न्यायगत सुविधाएं, सुरक्षागत सुविधाएं, ऐसे तमाम व्ययों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं छात्रों। एक राज्य के प्रबंधन, गांव के प्रबंधन, जिला के प्रबंधन से लेकर के पूरे केंद्र तक के प्रबंधन पर जो भी व्यय होता है, वो सारे व्यय किसी न किसी रूप में एक अच्छा खासा निवेश मांगते हैं, और उस निवेश के लिए सार्वजनिक व्यय को बहुत महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक व्यय उस व्यय के लिए एक आवश्यक घटक, एक आवश्यक इकाई के रूप में जाना जाता है। ये कुछ आपके सामने मैंने सार्वजनिक व्यय के कार्यों की चर्चा की। ये सारे कार्यों का विवरण छात्रों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिससे देख करके आप इसे नोट्स करने के उद्देश्य से आप प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों अब हम चर्चा करते हैं इन सार्वजनिक व्ययों की वृद्धि के कारण क्या है, जिससे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। मैं एक एक करके उसी क्रम की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। छात्रों पहला कारण है राज्य की क्रियाओं में वृद्धि। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, 20वीं शताब्दी में हमने प्रवेश किया, वैसे वैसे लोगों में साक्षरता की वृद्धि हुई। लोगों में होने वाले ज्ञान, साक्षरता की वृद्धि के कारण लोगों का राज्य के प्रति लगाव बढ़ने लगा, और जैसे जैसे नागरिकों का राज्य के प्रति लगाव बढ़ा, वैसे वैसे उनके द्वारा राज्य से मांगे अधिक की जाने लगी। आवश्यक उपकरण, कल्याण के कार्यों के लिए सरकार के ऊपर व्यय का दबाव बढ़ाया जाने लगा, जिस कारण राज्य के क्रियाओं में वृद्धि हुई। वह सरकारें जो 19वीं शताब्दी में केवल सुरक्षा तक ही सीमित थी, अब धीरे धीरे उन सरकारों ने देश के नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा
एवं आवासीय सुविधाओं के लिए भी जिम्मेदार होने लगी। इवन यहाँ तक छात्रों कहा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति कमाने की कंडीशन में नहीं है तो उसे बेरोजगारी भत्ते तक का भी कार्य सरकार का है। अगर किसी व्यक्ति के पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, ऐसे तमाम क्षेत्रों में लगातार राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की भूमिकाओं का विस्तार हो रहा है छात्रों। इस कारण राज्य के लोक व्यय में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण है छात्रों औद्योगिक विकास। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, औद्योगिक विकास से आशय छात्रों यह है कि कोई भी राज्य में औद्योगिक इकाइयों का विस्तार केवल प्राइवेट इकाइयों पर, केवल निजी इकाइयों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर उन निजी इकाइयों को राष्ट्रीय विकास का पूरा हिस्सेदार बना लिया जाए तो वह इकाइयां अपने लाभ को देखते हुए, अपने अपने अधिकतम संसाधनों के कल्याण को देखते हुए, अपने निहित कल्याण को देखते हुए वो उत्पादन को एकाग्र कर देती हैं। जिन इकाइयों पर उनका लाभ होता है वो केवल उसी इकाइयों का विस्तार करती हैं, और जहाँ पर उनको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है वहाँ पर वे इकाइयाँ उन चीज़ों के उत्पादन को बाधित कर देती हैं। जबकि जिन इकाइयों के बाधित करने से उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सामान्यतः उन इकाइयों के वृद्धि करने से आम जनता को लाभ मिल सकता है। इस कारण सरकार ऐसी इकाइयों का सिलेक्शन करती है, ऐसे इकाइयों को चूज करती है जिस पर निजी इकाइयों का अधिकार नहीं होता, जिस पर इन निजी इकाइयों का स्वार्थ नहीं होता है, उन इकाइयों का विस्तार करना भी सरकार के उद्देश्य में शामिल होता है। तो यह भी सरकार के लोक व्यय में वृद्धि होने के कारण है। आजकल लगभग हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सरकार अपनी इकाइयों की स्थापना करे, सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना हो, चूँकि सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना से उन वस्तुओं का उत्पादन निरंतर बढ़ता चला जाता है, उसमें एक अस्थायित्व का बोध होता है। इस कारण लगातार लोक व्यय के माध्यमों में छात्रों वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। अभी तक हम केवल बाहरी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ही अपना उद्देश्य मानते थे छात्रों। धीरे धीरे अब हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे घर के बाहर की सुरक्षा सरकार के जिम्मे है। अगर हमारी कोई वस्तुएं गुम हो जाती हैं तो उस वस्तुओं के तलाशी का जिम्मा सरकार के ऊपर हम डाल देते हैं। अगर हमारी किसी तरीके से किसी पड़ोसी के साथ संघर्ष है, युद्ध है, तो हम उसके न्याय की व्यवस्था के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसी तमाम सामाजिक क्रियाएं हैं। अगर हम चिकित्सीय सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो उसके लिए भी हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें कहीं आवागमन करना है तो उत्कृष्ट संसाधनों के विकास के लिए हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये हमारी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में लगातार हमारे ऊपर, हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, आश्रित होते चले जा रहे हैं। इस नाते भी लोक व्यय में निरंतर छात्रों में वृद्धि हो रही है। उद्योग धंधे तथा व्यापार का राष्ट्रीयकरण धीरे धीरे, जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं छात्रों, उद्योग धंधों और राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, नेशनलाइजेशन हो रहा है। हम जिन उद्योग का संचालन करते हैं उनमें सरकार के सहयोग से हम उसे राष्ट्रीय इकाई तक पहुंचाने की बात करते हुए, उसमें हम एक राष्ट्रीय स्थान प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए सरकार पर उससे संबंध निवेश करने की बात करते हैं। यह भी सरकार के सार्वजनिक व्यय के वृद्धि के कारणों में सम्मिलित है। जिन वस्तुओं का उत्पादन हम आसानी से कर पा रहे हैं, उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब हम चाहते हैं कि सरकार विदेशी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दे। तो जब विदेशी प्रतिस्पर्धा के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा तो उसमें निहित जरूरी है छात्रों, उसमें अच्छा खासा व्यय की आवश्यकता होगी, और यह व्यय सरकार के सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि कर देती है। इसके अलावा कृषि विकास के लिए, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ना तो निजी इकाइयों का इंटरेस्ट है और ना ही किसी विदेशी शक्तियों का, विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट है। तो और कृषि आवश्यकता हमारे सबसे प्रमुख है। कृषि हमारे आर्थिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो इस कारण कृषि पर लगातार सरकार का व्यय बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि पर दबाव भी बढ़ रहा है। उस दबाव को पूरा करने के लिए और कृषि को उत्पादन योग्य बनाने के लिए छात्रों, सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार इन क्षेत्रों का विकास करे, कृषि इकाइयों का विकास करे, और कृषि इकाइयों के विकास में एक अच्छा खासा व्यय आवश्यक होता है। इस नाते लगातार सरकार के सार्वजनिक व्यय के क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। छात्रों, कीमतों के में बढ़ने की प्रवृत्ति, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में सुना होगा आपने, इसकी चर्चा हमने आपसे थर्ड सेमेस्टर में भी की थी। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे सरकार के द्वारा व्यय के लागतों में भी वृद्धि आती है, और यह भी सार्वजनिक व्यय की वृद्धि का कारण बनते हैं। जिस योजना को सरकार इस साल बनाती है उस योजनाओं को पूरे होने में वर्ष लगते हैं, और वर्षों में अगर इन्फ्लेशन की दर है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिस कारण सरकार को भी अब पहले की तुलना में अधिक व्यय करना पड़ता है। यह व्यय, ये कीमतें बढ़ने के कारण है जो सार्वजनिक व्यय के
स्तर को बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा की समस्या के लिए छात्रों अच्छा खासा व्यय करना पड़ता है। आज की रक्षा का जो उपकरण है छात्रों, वो पहले की रक्षा के रूप में नहीं है। पहले हमारे पास आर्मी होनी चाहिए थी, सेनाएं होनी चाहिए थी जो हमारे सुरक्षा का दायित्व वहन करती थी। आज की सेनाएं, आज का युद्ध पहले की तुलना में अलग है। अब परंपरागत युद्ध के बजाय अब आधुनिक आधुनिक तकनीकियों से युद्ध लड़ा जाता है, और ये तकनीक पर इतने खासे अच्छे खासे व्यय की आवश्यकता होती है, और यह व्यय एक एक अनुत्पादक व्यय भी है और एक अच्छा खासा व्यय भी डिमांड करता है। जैसे अभी भारतवर्ष ने विदेशों से राफेल विमान खरीदी, बहुत सारे अपाचे विमान खरीदी, बहुत सारे S-400 मिसाइल्स खरीदी। इनका युद्ध में त्वरित प्रयोग नहीं किया जाएगा, किंतु ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शक्ति को स्थापित करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे प्रतिरक्षा के मानकों पर न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक देश बनने की दृष्टि से देखा जाए छात्रों, इसके अलावा तमाम मिसाइलों का परीक्षण करने की दृष्टि से देखा जाए, ये कुछ जरूरी कदम है जो प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। उस प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक कदमों में इसको सम्मिलित किया जाता है जो सार्वजनिक व्यय के क्षेत्रों में लगातार वृद्धि करती है। नगरीकरण और शहरीकरण के बढ़ावा देने के लिए भी छात्रों सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे वैसे नगरों का विकास हो रहा है। जो हमारे पुराने नगर हैं उनको और आधुनिक किया जा रहा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको नगरीकरण किया जा रहा है, और इस नगरीकरण और शहरीकरण के विकास के लिए सरकार को अच्छा खासा व्यय करना पड़ता है। यह समस्त व्यय भी सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों में सम्मिलित है। इसके अलावा छात्रों, सरकार के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब हम सरकार को केवल एक सीमा तक नहीं बांध के रखना चाहते हैं। अब हम अपने हर आवश्यकता में सरकार की सहभागिता को मापते हैं। हमें जल की आवश्यकता है, हमें हैंडपंप सरकार को देना है। हमारे यहाँ विद्युत की उपलब्धता नहीं है, तो यह विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार की आवश्यकता है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार की उपलब्धता सरकार को सुनिश्चित कराना है। हमारे यहाँ कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उत्पाद वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको चेक करना, उसको उत्कृष्ट वस्तु हम तक पहुँचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये तमाम ऐसे कंसेप्ट हमारे बदलते जा रहे हैं। हम अपने हर आवश्यकता के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जिस कारण छात्रों निरंतर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, और उस दबाव के बढ़ने के कारण निरंतर सरकारी व्यय में भी वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास एक अहम बिंदु है। आर्थिक विकास एक अच्छा खासा आधारभूत संरचनाओं की मांग करता है। आधारभूत संरचनाएं एक ऐसी इकाइयां हैं जिसको लंबे निवेश की आवश्यकता होती है, और इस लंबे निवेश के लिए सरकार को अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। सरकार को इस व्यय के लिए भी जितनी मात्रा में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, उतनी मात्रा में लोग व्यय में भी वृद्धि की आवश्यकता होगी। यह भी इस दृष्टि से छात्रों एक आवश्यक सार्वजनिक व्यय के या लोक वित्त के व्यय के कारणों में सम्मिलित है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन के लिए सरकार जितनी भी नियोजन की योजना चलाती है, नियोजन का मतलब ही है कि आर्थिक विकास के लिए किया गया नियोजित व्यय। तो जब सरकार जितनी अधिक योजनाओं को चलाएगी उतना ही सरकार के ऊपर व्यय बढ़ता चला जाएगा। तो सरकार के बढ़ते हुए योजनाओं, बढ़ते हुए नियोजन का आधार बढ़ती हुई नियोजन के कारण के रूप में भी सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। छात्रों, जनसंख्या में वृद्धि आप कह सकते हैं। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या मांग बढ़ाती है, और बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति के लिए चिकित्सीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, आवासीय सुविधा, तमाम मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सरकार को प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सरकार के ऊपर व्यय का दबाव बढ़ेगा। सरकार के ऊपर व्यय के बढ़े हुए दबाव भी सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों में शामिल है। छात्रों, ये तो कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, ये तो कुछ प्रमुख कारण थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे मूल्यों में वृद्धि आप कह सकते हैं। निरंतर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, उसको नियंत्रित करना, उसको सुनियोजित करना भी सार्वजनिक व्यय के हिस्से में आता है, और उस व्यय के लिए सरकार को अच्छा खासा भुगतान करना पड़ता है जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों में शामिल है। राष्ट्रीय आय एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं हमारे आय की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। जब हमारे आय की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी तो सरकार को जरूरी है, सरकार को आवश्यक है कि सरकार उसके लिए अच्छा खासा व्यय नियोजित करे, और सरकार के लिए इस तमाम व्ययों पर किया जाने वाला व्यय सरकार के ऊपर एक अधिभार है, सरकार के ऊपर एक दबाव है जो सार्वजनिक व्यय के इकाइयों में वृद्धि करता है। प्रजातंत्र का भार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम डेमोक्रेटिक देश हैं। डेमोक्रेसी में हम सरकार के ऊपर तमाम प्रकार के दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां निरंतर लोक लुभावन वादे करती हैं, और वह लोक लुभावन वादे करने के बाद सरकार के ऊपर उस वादों को पूरा करने का दबाव बनता है, और उस दबाव को पूरा करने के लिए सरकार को निरंतर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है। छात्रों, यह भी सार्वजनिक व्यय के कारणों में शामिल है। और अंततः छात्रों, मैं कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
आज का समय हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चित है। हम जितना अपने पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करेंगे, पड़ोसी देशों की मदद करेंगे, पड़ोसी देशों से अपने अपने सामंजस्य तालमेल स्थापित करेंगे, यह उतना ही हमारे अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त होगा। और इस व्यय में, इस संबंध के सुधार में, इस संबंध की स्थापना में छात्रों व्यय की आवश्यकता होती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश आपके साथ तभी आएगा जब उसका स्वार्थ पूरित होगा, और उस स्वार्थ की पूरी करने के लिए आपको तमाम प्रकार के व्ययों को सम्मिलित करना पड़ता है। छात्रों, जो सार्वजनिक व्यय के होने वाले वृद्धि के कारणों में शामिल है, ये तमाम बिंदुओं की मैंने आपके साथ चर्चा की। जिन बिंदुओं का अध्ययन, जिन बिंदुओं के कारण के बारे में हम ये कह सकते हैं, यही कारण सार्वजनिक व्यय के वृद्धि के रूप में शामिल हैं। इन समस्त कारणों को आपको स्क्रीन पर एक बार लिखने के उद्देश्य से दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो इसे नोट्स के रूप में उपलब्ध यूज कर सकते हैं। छात्रों, आशा है कि इस पूरे सार्वजनिक व्यय के अध्ययन को आपने एंजॉय किया होगा, और ये आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद भी करेगा। इसमें हमने तमाम बिंदुओं को पॉइंट वाइज चर्चा की और सिंपल सी भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है। इन तमाम बिंदुओं को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हो। और इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई और आवश्यकता है, कोई और क्वेरीज है, तो आप इसके लिए मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमें अपनी सूचनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को आपको हम तक पहुंचाना होगा। आशा है ये समस्त चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और मैं आपके आशाओं पर इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेरी है तो आप मुझ तक पुनः प्रेषित करें। तब तक के लिए छात्रों, धन्यवाद।